सबसे पहले आप सभी को बुलगुलानी माटी सेवा जोहार। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर या एक ऐसे विषय की शुरुआत कर रहे हैं जो बरसों से जेहन में एक समस्या के रूप में परेशान करते रहा है, और वो है अंग्रेजी भाषा कैसे सीखें। अपने लंबे समय के टीचिंग कार्यकाल के दौरान मैंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र हो या दूर दराज के क्षेत्र हो जहाँ पे कोचिंग की पहुँच नहीं होती, प्रॉपर स्कूलों में सब्जेक्ट टीचर नहीं होते, तो ऐसे बच्चों के साथ अंग्रेजी भाषा को सीखना एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं किसी भाषा को सीखने और समझने की एक छोटी सी भूमिका पर बात करना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। आप किसी चीज़ को किसी इन्फ्लुएंस के कारण या किसी जगह पे प्रभाव जमाना है या इमेज बनाना है, इस मानसिकता से किसी भाषा को मत सीखिए। आप उस लिहाज से सीखिए कि कहीं ना कहीं इसका एक बेहतर उपयोग हो सकता है, क्योंकि आज के कैरियर में हमारे बहुत सारे आदिवासी अंचल के ऐसे छात्र हैं जो कल चल के प्रोफेशनल कॉलेज में जाएंगे, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी जब सारी किताबें और सिलेबस अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं कुछ सिंपल टिप्स और कुछ ऐसी जानकारी जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में, मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैं सीखा, उस पर अपन बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात की चिंता मत करिए कि अंग्रेजी प्रयोग करने में बहुत सारी त्रुटियां होती है, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उसकी आप परवाह मत करिए, क्योंकि आप परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि आप अंग्रेजी को एक ऐसे भाषा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारा कहीं पे इम्प्रेशन हो, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में इम्प्रेशन हो, कहीं ऑफिस में हमारा जलवा हो, हमारा प्रभाव पड़े। तो नेचुरली जब आप छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और आप परेशानी महसूस करते हैं। तो आप इस मानसिकता से अंग्रेजी को मत पढ़िए। आप अंग्रेजी को इस लिहाज से पढ़िए, अंग्रेजी भाषा को इस कारण से सीखिए कि कल चल के आपके ऑफिस के बहुत सारे कार्य हैं, कानूनों की बहुत सारी जानकारी है, सरकारी ऐसे बहुत सारे जो सर्कुलर्स होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, वो बहुत ज़्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी तो आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इंग्लिश सीखने की जो सिंपल प्रक्रिया है उसको आप एडॉप्ट करें डे टू डे लाइफ में। सबसे पहली बात कि अधिकांश जो पढ़ाने वाले लोग हैं आपको ग्रामर पर स्ट्रेस देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक छोटे से बच्चे को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है और बहुत अच्छा हिंदी बोलने लग जाता है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे को भी यदि अपन हिंदी के ग्रामर के बारे में पूछेंगे तो शायद वो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ना दे पाए। सिंपल चीज़ों को हो सकता है जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रामर की विषय वस्तु है, क्षेत्र है, जिसके बारे में वो अनजान होता है या जानकारी नहीं होती, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है। जैसे स्कूल लाइफ में हम देखते हैं कि शुरुआत में जब हम आते हैं तो पढ़ाने वाले टीचर्स हो या कोई भी इंस्ट्रक्टर हो, वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा ग्रामर मजबूत होना चाहिए, ग्रामर मजबूत होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ आपके पास सबसे पहली बात है कि वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा रहता है, सबसे पहले मम से एकदम माँ
जो भी है वर्ड्स, माँ को लेके सीखता है वो, हर चीज़ के लिए, चाहे पानी हो चाहे किसी चीज़ के लिए माँ को, हर चीज़ के लिए मम 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 करता है, बिकॉज ही नो द सिंगल वर्ड्स ड्यू टू अटैचमेंट विद मदर्स। और इसी के कारण सो हर शब्दों के लिए सिर्फ वही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके डिक्शनरी में सिर्फ वही शब्द होता है। तो वो एक्सप्रेशंस का तरीका हर चीज़ों के लिए उसका मम होता है, माँ, दिस। तो वैसे ही क्या होता है कि अंग्रेजी में भी हमारे शब्दों की कमी होने की वजह से, शब्दों की जानकारी नहीं होने की वजह से, हम उसका बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। ग्रामर सेकेंडरी चीज़ है, सही ढंग से अंग्रेजी बोलने के लिए आपको फिर ग्रामर पे जाना पड़ेगा, लेकिन टूटी फूटी स्टार्ट करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। और शब्द अचानक विकसित नहीं होते, वो धीरे धीरे आप अपने शब्दकोश को बढ़ाते रहिए। एक जॉन डेवी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि थॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स। मतलब आप बिना शब्दों के कोई विचार नहीं कर सकते। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि जब तक आपके शब्दों में वृद्धि नहीं होगी, शब्दकोश में वृद्धि नहीं होगी, तो आप किसी भाषा का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ग्रामर से ज़्यादा चिंता करने के बजाय आप शब्दों पर फोकस करिए, और शब्दों को सीखने के लिए आप डिक्शनरी का सहारा लीजिए। डिक्शनरी का सहारा आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब भी कोई पेज पढ़ते हैं, किसी पेपर का कटिंग्स पढ़ते हैं, या कोई किताब का पन्ना उठाते हैं, कहीं पे एक या दो लाइन, कहीं पे कोई कोटेशंस है, तो उस कोटेशंस में जो भी ऐसा लगता है कि जो टफ वर्ड्स है, जो कठिन वर्ड्स है, जिसका आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, तो आप बराबर इस बात को ध्यान दीजिए कि अपन तत्काल उसको डिक्शनरी में कंसल्ट करें। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप वो तरीकों को अडॉप्ट करिए जो आपको बिना कोचिंग संस्थान में जाए या टीचर्स को कंसल्ट किए आप सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो सीखना तो एक सतत प्रक्रिया है, पर सबसे पहले आप शब्दकोश पर गौर करिए कि जब भी आप पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई लाइन पढ़ते हैं, तो उस लाइन पे गौर करिए कि किन शब्दों को आप नहीं जानते डिक्शनरी में। और जब आप देखते हैं कि डिक्शनरी में उस शब्द का उच्चारण ये है, तो आपको पहले तो उच्चारण करना आता है। दूसरी बात है कि उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वह शब्द वर्ब है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आइडेंटिफिकेशंस आपको डिक्शनरी देता है। डिक्शनरी देखते वक्त न केवल आप उस शब्द की जानकारी हासिल करते हैं, उसका मीनिंग हासिल करते हैं, बल्कि उसका उच्चारण भी सीखते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स भी जानते हैं, उसके और वैकल्पिक शब्द क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, उससे कनेक्टेड शब्दों के बारे में भी जानते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश यदि डिक्शनरी है, तो हिंदी के साथ साथ और कनेक्टिंग से आपके सब्स्टिट्यूट इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको जानकारी होती है। तो आप सिर्फ एक शब्द की खोज में नहीं जाते, बल्कि शब्दों का एक गुच्छा तैयार आपके माइंड पे होता है, और धीरे धीरे आपका शब्दकोश बढ़ते जाता है। तो आप शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए, नहीं तो आपके अंदर अंग्रेजी भाषा की ग्रेविटी या एक जो गहराई या वजन आपकी भाषा में जो होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इसलिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को ऐसा लगता है कि इसका आप उच्चारण नहीं जान रहे हैं, तो जस्ट डायरेक्टली इमीडिएटली कंसल्ट डिक्शनरी। आप खोजिए, तत्काल देखिए कि उसका उच्चारण क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स क्या हैं, उसके मीनिंग्स क्या है, उसके कैसे प्रयोग होते हैं। और जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो रेफरेंशियल मीनिंग आपका क्लियर होता है, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जिसके रेफरेंशियल मीनिंग्स है उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि प्लीज़ के बारे में आप जानते हैं कि कृपया होता है, लेकिन यदि किसी ने कहा आई प्लीज टू मीट यू, मतलब यदि आप उसको शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, सिर्फ कृपया अर्थ पता है, तो आप यही बोलेंगे कि मुझे आपसे मिलकर के कृपया हुई। पर जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तब आप पाएंगे
कि प्लीज़ का मीनिंग सिर्फ कृपया नहीं होता बल्कि खुशी भी होती है। मतलब कोई यदि कहता है कि आई प्लीज़ टू मीट यू, तो आप ये बताइए कि मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता हुई या खुशी हुई, प्लीज़ का अर्थ होता है, स्पेलिंग भी सेम है। बहुत सारे हिंदी के भी शब्द हैं, जैसे काल, काल मतलब समय भी होता है, काल मतलब मौत भी होता है। लेकिन जगह जगह और परिस्थितिवश और रेफरेंस के कारण से बहुत सारे शब्द चेंज हो जाते हैं, उसके अर्थ चेंज हो जाते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आएगी आपको कि इसका रेफरेंशियल मीनिंग कुछ अलग है और इसके कई शब्द, इस शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं, लेकिन इस परिस्थिति में या इस रेफरेंस में इसका मीनिंग ये है, ये बात आपको समझ में आएगी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एक आपके खोज से मिलेगा। तो आप सिर्फ एक शब्द के बारे में नहीं जानते बल्कि उससे कनेक्टेड बहुत सारी जानकारी आपको होती है। इसलिए डिक्शनरी के थ्रू जाइए। आप जब भी कठिन शब्द पाते हैं तो इमीडिएटली उसी समय डिक्शनरी देखिए। आप बिल्कुल भी कोताही मत करिए, बिल्कुल भी इसमें आलस मत करिए कि एक साथ इकट्ठा करूंगा शब्द कठिन कठिन, उसके बाद फिर मैं एक साथ उनको देखूंगा। जैसे ही लगता है, जब भी आप स्टडी टेबल लेके बैठते हैं या पेपर पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं, तो आपके पास हमेशा डिक्शनरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, और इवन उर्दू टू हिंदी, इस टाइप की बहुत सारी जो डिक्शनरी है आप रख सकते हैं 3-4 प्रकार की। इससे क्या होता है कि कई बार आप हिंदी में भी सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपको डिक्शनरी सपोर्ट करेगा। और आप इंग्लिश से इंग्लिश कोई मीनिंग जानना चाहते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको कंसल्ट करेगा, कंसल्ट करने में आसानी होगी। तो इससे आपका शब्दकोश बढ़ते जाएगा। सबसे ज़्यादा आप शब्दकोश बढ़ाइए, क्योंकि जब तक शब्दकोश नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपने थॉट को एक्सप्रेशंस में नहीं ला पाएंगे। बगैर शब्दों के संभव ही नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडरी चीज ग्रामर आता है, लेकिन सबसे पहले आता है शब्द। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश बढ़ाइए, आप सुनिए भी, उसके बाद उसको दोहराइए भी ताकि आपका प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो। हम सुनने का काम तो करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि कोई बात कर रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि क्या इम्प्रेसिव व्यक्ति है, बड़ा प्रभाव है उसका, क्या इमेज है उसका। तो आज इमेज के वसीभूत होकर के या फिर इमेज के इंप्रेशंस में आप किसी भाषा को मत सीखिए, नहीं तो आप जल्दी हर्ट हो जाएंगे, आप जल्दी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रुटियां लैंग्वेज को सीखने में तो होती है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है लेकिन फिर भी उठता है, फाइनली वो दौड़ना सीख जाता है। तो वैसे ही भाषा को सीखने के लिए आपको बहुत सारी गलतियां होंगी। आप इमेज की चिंता मत करिए, क्योंकि आपको यदि इमेज की चिंता होगी तो आपको छोटी छोटी गलतियों से बेकार महसूस होगा, संकोच महसूस होगा, आपके अंदर हिचकिचाहट आएगी, और यही चीज़ आपको उस भाषा को सीखने में सबसे बड़े रोड़ा बनेगा। और वो सबसे बड़ा रोड़ा जो होगा वो आपको आगे इतना डिमोरलाइज करेगा, इतना ज़्यादा आपको मानसिक रूप से हताश करेगा कि आप बाद में कुछ दिनों के बाद उस चीज़ को सीखना छोड़ देंगे। ये कठिन है करके, पर कभी भी गलतियों की चिंता मत करिए। कहते हैं कि एक बहुत अच्छा कोट है कि इट इज़ नॉट अ मिस्टेक इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, बट इट इज़ अ मिस्टेक इफ़ यू नॉट मेंड योर मिस्टेक। कहने का मतलब है कि यह आपकी गलती नहीं है कि आपसे गलती हो जाती है, परंतु यह आपकी गलती है कि आप गलती जानकर भी उसमें सुधार नहीं करते। तो गलतियां सीखने की प्रक्रिया है, किसी भी भाषा को समझने की प्रक्रिया है। और एक ख़ास बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो शुरुआती जो एक भूमिका है जिस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि विषय के लिए आप किसी प्रकार का दबाव या तनाव मत लीजिए। एक सहज तरीके से, जैसे हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सिर्फ हम अपनी मातृभाषा को नहीं सीखते हैं, किसी अन्य भाषा को सीखने पे, अन्य भाषा को सीखने से हमारे को अपने भाषा का ही भी फ़ायदा होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से ही सीखा जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जिस मदर टंग को बोलते हैं, जो भी आपका भाषा हो, चाहे तेलुगु हो, मराठी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तो आप अंग्रेजी के कोई भी शब्द को आप उस भाषा में भी जानिए, तो इससे आपके भाषा में भी वृद्धि होगी,
आपके स्वयं के मातृभाषा का भी शब्दकोश बढ़ेगा और वही चीज़ जो है आपको अपने भाषा में भी पारंगत करते जाएगा, समृद्ध करते जाएगा। तो देखिएगा कि जो मल्टी लैंग्वेज जानते हैं वो बहुत सारे मल्टी विचारों से भी लबरेज होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कई चीज़ों पर सोच पाते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर भाषा, हर लैंग्वेज में थॉट्स प्रोसेस होता है, लोगों का सोचने का तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं परिवेश, परिस्थिति, वहाँ की माटी, भौगोलिक वातावरण, इन सारे चीज़ों से प्रभावित होती है। और इसके कारण न केवल हम उनके नेटिव या उनके स्थानीय चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, बल्कि हमारा उनके स्थानीय कनेक्शन से हम अपने स्थानीय कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो उन चीज़ों के लिए वहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आज सिर्फ एक भूमिका के तौर पर मैं बात करना चाहता हूं कि बाद में फिर मैं प्रक्रिया पे बात करूंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या ऐसे सिंपल तरीके का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप डिक्शनरी को फॉलो करिए, जब भी पढ़ते हैं तो, सुनते हैं तो, और उसके बाद स्पेलिंगों पर ध्यान दीजिए कि उसका स्पेलिंग क्या है, क्योंकि सिंपल सा छोटा सा बेस स्पेलिंग चेंज होता है तो उसके मीनिंग में परिवर्तन आ जाता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लैंग्वेज को इम्प्रेशन के लिए मत पढ़िए, आप इस चीज़ के लिए पढ़िए ताकि आप उस भाषा का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी भाषा को सीखना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको भाषा की प्रक्रिया के दौरान जो छोटी मोटी त्रुटियाँ होंगी, तो उसके लिए वो शर्मिंदगी महसूस करना या संकोच या हेजिटेशंस महसूस करना ज़्यादा गहराई से दिल पर लेगा और कुछ दिनों के बाद उसको फ्रस्ट्रेशंस आने लग जाएगा। तो मिस्टेक इज़ अ सिंपल थिंग्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो भाषा को सीखने के लिए आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं या मिस्टेक्स हैं, वो होते रहेंगे। और मैं फिर अगले सीरीज़ में आपको शब्दों को कैसे, कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे डिक्शनरी का उपयोग करना है, डिक्शनरी कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, उस पर मैं बात करूँगा। ग्रामर को मैं बहुत ही सेकेंडरी समझता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि आप शब्दों का जानकारी आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने टीचिंग कैरियर्स के दौरान इस चीज़ को महसूस किया कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, संकोच की वजह से या कोचिंग की वजह से, कोचिंग की कमी की वजह से या प्रॉपर फैकल्टी, टीचर्स नहीं होने की वजह से वे लोग अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करते हैं और मार्गदर्शन के अभाव में वो भाषा को सीख नहीं पाते, उनको कोई जानकारी नहीं हो पाती। तो ये सीरीज़ उन्हीं सब के लिए है ताकि जो भी भारतीय क्षेत्र में जो लोग हैं इस भाषा को नहीं सीख पाते हैं या इसके कारण उनको हायर स्टडीज़ के लिए जो परेशानी जाती है, उनको हम इस चैनल के माध्यम से कुछ आइडियाज़ और टिप्स देते रहेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से अपने अंग्रेजी को सुधार सके। तो नेक्स्ट टाइम हम डिक्शनरी पर बात करेंगे कि डिक्शनरी हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, क्या ऐसे सिंपल तरीके हैं कि डिक्शनरी को हम विशेष गौर करें और क्या क्या ऐसी जानकारी हम ले सकते हैं। एक बड़ा क्षेत्र है कि जिस पर हम सेल्फ प्रयास करके बिना टीचर की मदद के सिर्फ उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, उन सारे गाइडलाइंस को पालन करेंगे तो हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी रख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी रखने की वजह से हमारे इंग्लिश यूज़ करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ेगा। इसलिए किसी भाषा को इम्प्रेशन के लिए मत पढ़िए, आप उस भाषा को इम्प्लीमेंटेशंस के लिए पढ़िए ताकि आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि आप अपने जीवन के किसी पड़ाव में ऐसे लगा कि हमको किसी इंफॉर्मेशंस को देना है, लेना है, तो हम बेहतर तरीके से हम एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो आज तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि हमारी और क्या क्या परेशानियाँ आती है। आज तो एक सिंपल भूमिका के तौर पे मैंने कहा, तो आप सभी को पुनः उलगुलानी माटी सेवा जोहार। थैंक यू।